मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब अच्छे ही होंगे। आज हम अपनी दूसरी बुक समकालीन विश्व में राजनीति का प्रथम चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो ये चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं एक नए तरीके से। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक ख़त्म हो गया। इस युद्ध ने विश्व को दहला कर रख दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भयानक हुआ। दूसरा विश्व युद्ध किस किस के बीच हुआ? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के। देखिए, जहाँ मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। वहीं धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? धुरी राष्ट्र थे जापान, इटली और जर्मनी। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक यह युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा भयानक था, परंतु जब यह विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इस विश्व युद्ध के बाद एक विचित्र स्थिति पैदा होगी। पूरा विश्व दो महाशक्तियों, दो गुटों में बंट गया। एक सोवियत संघ यानी कि साम्यवादी गुट, एक अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि पूंजीवादी गुट। अब दोनों में होड़ लग गई कि विश्व की महाशक्ति कौन है। अमेरिका क्या समझ रहा था, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, और सोवियत संघ समझ रहा था मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तो ये एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्त हो गया, किंतु तत्पश्चात एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई, जिसे एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बोनार्ड बारूक ने शीत युद्ध की संज्ञा दी। शीत युद्ध का नाम दिया बोनार्ड बारूक ने। और अमेरिका के एक प्रसिद्ध पत्रकार वाल्टर लिपमैन, अमेरिका के एक प्रसिद्ध पत्रकार यह है वाल्टर लिपमैन, ने इसे अपने लेखों में प्रचारित किया। अपने लेखों में अखबार के माध्यम से प्रचारित किया और बोनार्ड बारूक ने इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी। अब देखिए, यह क्या थी? यह स्थिति दो महाशक्ति, तो मैंने आपको बताया अभी दो महाशक्ति कौन कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, सोवियत संघ के बीच बढ़ते हुए तनावपूर्ण संबंध का परिचारक थी। उनके बीच जो तनावपूर्ण संबंध बढ़ रहे थे, ये उसका परिचारक थी शीत युद्ध। अब देखिए शीत युद्ध का अर्थ। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका में जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यह दो महाशक्तियों के बीच टकराव था। यह दो महाशक्तियों के बीच टकराव था जो परस्पर घृणा, संदेह, द्वेष के भाव से प्रभावित था। जो परस्पर घृणा, संदेह व द्वेष के भाव से प्रभावित था। अब देखिए शीत युद्ध की परिभाषा। यहाँ हमने दो परिभाषा ली है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। अब देखिए, पहली जो परिभाषा है वो है फोलेस एल्ट तथा मिखाइल समर स्किल ने अपनी डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल में लिखा है, शीत युद्ध राज्यों में तनाव की वह स्थिति थी। शीत युद्ध राज्यों में तनाव की वह स्थिति थी जिसमें प्रत्येक पक्ष स्वयं को शक्तिशाली बनाने की तथा दूसरे को निर्बल बनाने की वास्तविक युद्ध के अतिरिक्त सभी नीतियाँ अपनाता है। देखिए, कोई भी एक दूसरे से वास्तविक युद्ध नहीं लड़ना चाहता। क्यों नहीं लड़ना चाहता? इसको पॉलिटिकल की भाषा में इसको अवरोध और रोक और संतुलन का सिद्धांत का नाम दिया गया। अवरोध या रोक और संतुलन का सिद्धांत का नाम दिया गया। क्यों? इसमें क्या है कि यदि कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके, यदि कोई देश अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, उसके परमाणु हथियारों को नाकाम कर देता है, कोशिश करता है, परंतु फिर भी उस देश के पास इतने हथियार बच जाते हैं कि वह उसे बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं, तो वो उस पर आक्रमण नहीं करता। यही बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हो रही थी। क्योंकि देखिए, सोवियत संघ ये जानता था कि अगर मैंने अमेरिका पर डायरेक्ट आक्रमण कर दिया तो फिर भी उसके पास इतने हथियार बचेंगे कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और अमेरिका भी इस बात को जानता था कि अगर मैंने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया तो उसके पास फिर भी इतने हथियार बच जाएंगे कि वो मुझे बर्बाद कर सकता है। इसलिए कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं लड़ रहा था, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की, सिर्फ दबाव बनाने की तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे। वास्तविक युद्ध से सब बच रहे थे। देखिए
दूसरी परिभाषा इसकी जॉन फॉस्टर डुलेस। जॉन फॉस्टर डुलेस ने लिखा है, द कोल्ड वार वाज मोरल ऑफ ट्रूज फॉर मोरल वैल्यूज फॉर गुड अगेंस्ट रोंग तथा रिलीजियन अगेंस्ट एंथीम। एक ऐसा युद्ध था जो धर्म के खिलाफ, गुड वैल्यूज़ का मतलब जो अच्छी चीज़ों का, अच्छाई का बुराई के साथ एक युद्ध था। इस युद्ध को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, अब शीत देखिए, सबसे बड़ा कारण शीत युद्ध उदय के क्या कारण थे। देखिए शीत युद्ध के उदय के कारण, सबसे पहले देखिए शीत युद्ध के यहाँ पर हमने कुछ कारण दिए हैं। जैसा सबसे पहला था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का निरादर। सबसे पहला कारण है सोवियत संघ का याल्टा समझौते का निरादर। देखिए फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन ने विचार विमर्श के बाद कुछ समझौते किए थे। जैसे युद्ध के बाद जर्मनी को 4 कब्जाग्रस्त क्षेत्रों में बांटा जाएगा, पोलैंड में लोकतंत्र शासन की बहाली की जाएगी, सब सोवियत संघ रूस भी जापान पर किए जाने वाले आक्रमण में शामिल होगा और चीन की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता दी जाएगी इत्यादि समझौते हुए। परंतु सोवियत संघ ने किसी भी समझौते का पालन नहीं किया, प्रत्येक का निरादर किया। तो इसके कारण जो है अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक अविश्वास की भावना पैदा होगी। चलिए ठीक है, अब देखिए दूसरा सोवियत संघ और अमेरिका में, दूसरा कारण है इसका सोवियत संघ और अमेरिका में वैचारिक मतभेद। सोवियत संघ और अमेरिका में वैचारिक मतभेद। देखिए युद्ध के समय ही दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे। सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था और अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। लेकिन सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलनों को बढ़ावे देने के लिए जो नीति अपनाई, उसने अमेरिका के अविश्वास की भावना को जन्म दे दिया। ठीक है, सोवियत संघ जो है समाजवाद को बढ़ावा दे रहा था और अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। परंतु सोवियत संघ ने समाजवाद को, साम्यवाद को बढ़ाने की जो नीति अपनाई, उसने अमेरिका के मन में एक अविश्वास की भावना को जन्म दे दिया। नेक्स्ट देखिए ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा। ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा, ये नेक्स्ट है हमारा, ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा। देखिए क्या हुआ कि सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों ने जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद, जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके बाद 6 महीने के अंदर ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने का एक समझौता किया। ये समझौता हो गया था। युद्ध समाप्ति पर पश्चिमी देशों ने अपने वादे के मुताबिक 6 महीने में वहाँ से सेना हटा ली, परंतु सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी सेना नहीं हटाई, जिसके कारण पश्चिमी देशों में के मन में और अमेरिका के मन में एक द्वेष की भावना उत्पन्न होगी कि ये किसी चीज़ का पालन नहीं कर रहा है। इस कारण शीत युद्ध का उदय हुआ। नेक्स्ट अमेरिका का नहीं, नेक्स्ट है परस्पर विरोधी प्रचार। देखिए परस्पर विरोधी प्रचार, अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के खिलाफ विरोधी प्रचार शुरू कर दिया। देखिए तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के विरोध में प्रचार करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ के समाचार पत्रों ने खुलकर अमेरिका की निंदा की। सोवियत संघ के जितने भी समाचार पत्र थे उसने अमेरिका की खुलकर निंदा शुरू कर दी और अमेरिका की निंदा का अभियान शुरू हो गया। अमेरिका ने भी साम्यवादियों को सबसे बुरे गुंडे कहा। अमेरिका ने साम्यवादियों को क्या कहा? सबसे बड़े गुंडे। तो सोवियत संघ ने भी अमेरिका को क्या कहा? डकैतों का ग्रह। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे के विरोध में प्रचार शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच और तनाव बढ़ने लगा। नेक्स्ट देखिए अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। नेक्स्ट है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित किया, परमाणु कार्यक्रम को विकसित कर दिया और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा जापान में परमाणु बम गिरा दिए, जिसमें अमेरिका ने सोवियत संघ से कोई जानकारी शेयर नहीं की। अमेरिका ने अपने युद्ध तकनीकी की जानकारी न देकर सोवियत संघ के मन में अविश्वास की भावना को पैदा कर दिया कि भाई ये तो बिना चुपचाप ही इतने बड़े परमाणु बम बना रहा है, उनको डाल भी दिया उसने। तो दोनों के बीच और तनाव बढ़ गया। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग करना, वीटो पावर का प्रयोग करना। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संस्था में 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त हुई। ठीक है, 5 देशों को इसमें वीटो पावर प्राप्त थी। इसमें सोवियत संघ ने बार बार वीटो का पावर का प्रयोग करके पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। पश्चिमी राष्ट्रों ने जितने भी सुझाव दिए वो सब सुझाव में सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग कर लिया, जिससे कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया।
सारे प्रस्ताव रद्द हो गए और हर जगह पश्चिमी देशों को हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके मन में एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई और शीत युद्ध बढ़ने लगा। अब देखिए, ये तो शीत युद्ध के उदय के कारण थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध के परिणाम। देखिए, शीत युद्ध के क्या परिणाम थे। नंबर 1, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। देखिए, नंबर 1 था विश्व का 2 गुटों में विभाजन। पूरा विश्व 2 गुटों में बट चुका था, सोवियत संघ गुट और साम्यवादी गुट। दूसरा, सैनिक गठबंधनों का उदय। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि सैनिक गठबंधन। देखिए, अमेरिका ने जहां नाटो सैन्य संगठन, सैनिक गठबंधन बना लिया, अमेरिका ने क्या बना लिया, नाटो सैन्य गठबंधन बना लिया। नाटो का अर्थ होता है N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर टेरिटिक, O फॉर ऑर्गेनाइज, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके सदस्य देश हैं बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, डेनमार्क, टर्की, इटली तथा नीदरलैंड। ये एक सैन्य संगठन बना लिया। इस देखिए, ये क्या है, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन के रूप में दिया, जिस 1949 में नाटो की स्थापना करके, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के उन देशों में से किसी एक के ऊपर हमला होता है तो उस संगठन में शामिल होने अपने ऊपर हमला माना जाएगा। मतलब अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला करता है तो वो पूरे 12 के 12 देशों पर हमला माना जाएगा, और नाटो में शामिल हर एक देश एक दूसरे की मदद करेगा। यानी कि अगर एक पर आक्रमण होता है तो सब 12 के 12 देश एक दूसरे की मदद करेंगे। यह सैन्य संगठन वर्तमान में भी सक्रिय है, यह वर्तमान में भी सक्रिय है। सैन्य संगठन 1949 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा नाटो सैन्य गठबंधन का उदय हुआ। इसी तर्ज पर सोवियत संघ ने क्या किया कि वर्षा, क्योंकि एक से बढ़कर एक था, अगर उसने नाटो बनाया तो सोवियत संघ ने क्या बना दिया, वर्षा संधि संगठन WTO बना दिया। W वर्षा, T ट्रेटरी, O ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ? मॉस्को, रूस में है। इसकी स्थापना क्या है, कब हुई? मई 1955। वो 1949 में हुई, ये 1955 में हुई। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेरिया, सोवियत संघ इत्यादि देश इसमें शामिल हैं। और इसका कार्य क्या था कि पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई। इसका मुख्य काम था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, कि जो देश नाटो में शामिल हैं उनका मुकाबला करना। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। तो इस प्रकार दूसरा परिणाम हुआ कि पूरा जो विश्व था उसमें सैनिक गठबंधन का उदय होने लगा। जहां अमेरिका ने नाटो गठबंधन बनाया, वहीं सोवियत संघ ने वर्षा पैक्ट बनाया, वर्षा संधि बनाई। तीसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। देखिए, इसके बाद क्या हुआ, तीसरा जो परिणाम हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति होगी। अभी इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। चौथा, सशस्त्रीकरण का बढ़ावा। देखिए, एक दूसरे की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक से एक शस्त्र बनाने लगे। अमेरिका ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया, सोवियत संघ ने भी अपने परमाणु मिसाइलें बनानी शुरू कर दी। इस तरह से हथियारों को बढ़ावा मिला, जो विश्व के लिए हानिकारक था, जो तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना कर सकता है। अगर तीसरे विश्व युद्ध होता तो वो कितना भयानक होगा, क्योंकि सबके पास परमाणु हथियार हो गए। अब देखिए, तो ये शीत युद्ध के 4 परिणाम हुए: विश्व का 2 गुटों में विभाजन, सैनिक गठबंधनों का उदय, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति और सशस्त्रीकरण को बढ़ावा। अब देखिए, शीत युद्ध के दौरान उत्पन्न संकट, कौन कौन से संकट उत्पन्न हुए। देखिए, सबसे पहला शीत युद्ध के दौरान निम्नलिखित संकट उत्पन्न हुए विशेष तौर से। सबसे पहला कोरिया संकट, 1950 से 1953 तक। 1950 से 1953 तक कौन कौन सा संकट उत्पन्न हुआ? कोरिया संकट उत्पन्न हुआ। देखिए, कोरिया संकट क्या था? 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था तथा चीन कर रहे थे। दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका कर रहा था। उत्तरी कोरिया के आक्रमण करते ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करा दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ से उत्तरी कोरिया पर हमला बोल दिया। हालांकि बाद में सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे रुकवा दिया, परंतु इस में काफ़ी जनधन हानि हुई। इसे हम कोरिया संकट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तरी कोरिया ना और दक्षिण कोरिया में हुआ, और तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि सोवियत संघ
उत्तरी कोरिया का समर्थक कर रहा था और अमेरिका दक्षिण कोरिया का समर्थन कर रहा था। तो ऐसा हो गई था, संकट उत्पन्न हो गया था कि दोनों महाशक्ति आमने सामने आ गई और शायद युद्ध होकर रहेगा। इसको हम कोरिया संकट के नाम से जानते हैं। दूसरा, बर्लिन संकट। देखिए बर्लिन संकट क्या था। शीत युद्ध के दौरान बर्लिन संकट भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। बर्लिन जर्मनी में राजधानी है। रूस ने सीधे तौर पर पश्चिमी राष्ट्रों को चेतावनी दे दी थी कि बर्लिन से अपनी सेनाएं हटा लें, नहीं तो वो उन पर आक्रमण कर देगा, जिससे विश्व में बहुत अधिक तनाव उत्पन्न हो गया था और लगने लगा था कि तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। इसको हम बर्लिन संकट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कांगो संकट में हुआ, बहुत महामारी हुआ उत्पन्न हुई, परंतु सबसे महत्वपूर्ण था क्यूबा मिसाइल संकट, जो 1962 में उत्पन्न हुआ, जिसको हम क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं। देखिए क्या है कि क्यूबा अमेरिका के तट पर लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और आक्रमण करके वहाँ के शासन का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। क्यूबा सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था और उसको वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे में बदलने का फैसला किया और 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से अमेरिका पहली बार नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया था। इन हथियारों की तैनाती से अमेरिका पहली बार नज़दीकी निशाने की सीमाओं में आ गया था। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के ज़्यादा शहरों को हमला कर सकता था। क्यूबा में मिसाइल तैनाती की भनक अमेरिका को 3 सप्ताह बाद लगी। क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइल तांग दी, इसकी बात 3 हफ्ता बाद चली और अमेरिका राष्ट्रपति जॉन कैनेडी व उनके सलाहकार कुछ भी ऐसा करने से हिचक रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर भी अटल थे कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ के जहाज़ों को रोका जाए। इसी स्थिति में ऐसा लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा। इसे हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। अब लगा था कि विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि उसने भी जड़ दिया, परंतु आहिस्ता आहिस्ता स्थिति सामान्य हुई। क्यूबा से रूस ने अपनी मिसाइलें हटाई और इसने भी अपने जहाज़ों को छूट दे दी और विश्व ने चैन की सांस ली। परंतु इसमें एक बार ऐसा लग गया था कि ये होकर रहेगा, तो इसको हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। यही हमारे संकट बुक में दिया गया है और इसके बारे में अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, अवरोध हमने देख लिया, नाटो शैल्य संगठन हमने पढ़ लिया, वर्षा संधि संगठन हमने पढ़ लिया। अब देखिए तनाव शैथिल्य और देदांत की एक चीज़ भी जानते हैं। ये क्या था? तनाव शैथिल्य या देदांत इसे कहते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्ति सोवियत संघ व संयुक्त राज्य के बीच जो तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे, 1953 के बाद इनमें कुछ सुधार होना प्रारंभ हो गया। दोनों महाशक्ति एक दूसरे के निकट आने लगी, परस्पर वार्तालाप व सहयोग के लक्षण प्रकट होने लगे, जिसे हम तनाव शैथिल्य या देदांत की संज्ञा दी गई। उसको हम तनाव शैथिल्य कहते हैं, तनाव शैथिल्य कहते हैं, क्योंकि 1953 के बाद दोनों महाशक्ति के जो तनावपूर्ण संबंध थे वो कम होने लगे, दोनों आपस में बातचीत करने लगी। तो इसको राजनीतिक नाम में क्या नाम दिया? तनाव शैथिल्य का अथवा देदांत का नाम दिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन आता है कि महाशक्तियां बड़े व छोटे देश के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती है? देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और पूरा विश्व 2 महाशक्तियों में बंट गया, एक सोवियत संघ गुट और एक पूंजीवादी अमेरिका गुट। अब देखिए दोनों गुटों ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि जो देश हमारे गुट में शामिल हो रहा है वो हमारा दोस्त और जो हमारे गुट में शामिल नहीं हो रहा है वो हमारा दुश्मन। तो ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे थे। देखिए सबसे पहला क्या कारण था कि भू क्षेत्र पर अधिकार जमाना। कोई भी देश किसी देश से महाशक्ति सैनिक गठबंधन क्यों करती है? तो उसका क्या है कि उस देश का भू क्षेत्र कब्जाना, भू क्षेत्र पर अधिकार करना, क्योंकि भू क्षेत्र पर अधिकार कर लेगी और वहाँ उसका अपना कब्जा हो जाएगा। दूसरा क्या है? सैनिक ठिकाने बनाना। अब वो क्या है कि इस भू क्षेत्र पर अपने सैनिक ठिकाने बना लेगा। जैसा हमने आपको देखा कि सोवियत संघ क्यूबा का दोस्त था, क्यूबा उसे वित्तीय सहायता प्रदान करता था, उसका समझौता था, तो उसने क्या किया कि उसको अपना सैनिक अड्डा स्थापन कर दिया, तुरंत मिसाइल दांग दी अमेरिका के लिए।
तो इस तरह से। तीसरी क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करना। भाई जो महत्वपूर्ण संसाधन है जैसे तेल हो गया, विद्युत होगी, अन्य चीज़ें होगी, वो सब आसानी से प्राप्त करती हैं, क्योंकि जब हमारे गुट में शामिल होगा तो वो हमको मना नहीं कर पाएगा। और तीसरा आर्थिक मदद, उसको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी मिलती रहेगी। तो इन कारणों से जो है महाशक्तियाँ छोटे बड़े देशों से गठबंधन करती है, क्योंकि उनके भू क्षेत्र पर अधिकार जमाना, उस भू क्षेत्र को अधिकार जमाने के बाद वहाँ अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लें, उसके सैनिक अड्डे स्थापित करने के बाद उस देश से अपने महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त कर लें, जिससे उनको संसाधनों की कोई कमी ना हो, और उससे आर्थिक मदद भी प्राप्त करते रहें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता आंदोलन। गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या था? देखिए अभी हमने पढ़ा कि शीत युद्ध का एक परिणाम रहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हो गया। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? सीधे तौर पर अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन कहें तो दोनों महाशक्तियों से दूर रहना, किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं होना, किसी भी गुट में शामिल न होना, गुट निरपेक्षता का एक साधारण भाषा में अर्थ था। देखिए अब देखिए क्या था गुट निरपेक्षता की जड़ें युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो और भारत के नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र 3 के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन्होंने 1956 में एक सफल बैठक की, 1956 में एक सफल बैठक करके इस पर चर्चा की। इंडोनेशिया के सुकरेनो और घाना के वामा एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। वाना एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन कर दिया। इन 5 नेताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। ये 5 नेता क्या कहलाए? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। इन 5 नेताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, जिसमें से युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामा एनक्रुमा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन 3 बातों की परिणति था। यह सम्मेलन 3 बातों की परिणति था, जो क्या थी? नंबर 1, इन 5 देशों के बीच सहयोग, जो ऊपर मैंने 5 देश बताए, इन बीच के सहयोग की एक परिणति थी। नंबर 2, शीत युद्ध के प्रसार और बढ़ते हुए दायरे को, शीत युद्ध लगातार बढ़ रहा था, उसका प्रसार बढ़ रहा था, गुटबाजी बढ़ रही थी, इस कारण इसका उदय हुआ। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से स्वतंत्र अफ्रीका देशों का नाटकीय उदय। बहुत सारे देश अफ्रीका के स्वतंत्र हो रहे थे। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देशों सदस्य शामिल हो चुके थे। 16 सदस्य शामिल हो चुके थे। अब देखिए 1961 बेलग्रेड में आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 25 सदस्यों ने भाग लिया। अब देखिए लेटेस्ट जो हुआ 2019 में अजरबैजान में हुआ 18वां सम्मेलन। इसमें 120 सदस्य और 17 परिवेशक देशों ने शामिल हुए। गुट निरपेक्षता का अर्थ देखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है ये भी थोड़ा देख लें। इसका वास्तविक उद्देश्य है कि दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अपना पूर्ण सहयोग देना। यह सकारात्मक संकल्पना है जो युद्ध या शीत युद्ध की निंदा करती है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग की कामना करती है। शीत युद्ध की निंदा करती है परंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति की कामना करती है। ये था। अब देखिए एक क्वेश्चन उठता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है? अपने विचार प्रस्तुत करें। तो देखिए सीधी सी बात है, मेरे विचार से गुट निरपेक्ष आंदोलन आज ही प्रासंगिक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय बन चुका है। यदि गुट निरपेक्ष देश मिलकर काम करें तो वे एक ताकत बन सकते हैं। यह देश संगठित होकर एक ध्रुवीय विश्व की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए एकजुट होकर सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। नवोदित राष्ट्र राजनीतिक और आर्थिक विकास एक दूसरे का सहयोग पर निर्भर है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अमेरिका के दबाव से मुक्त रहने के लिए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को आपसी सहयोग की और भी अधिक आवश्यकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व के शक्तिशाली देशों से उनकी रक्षा के लिए आवश्यक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही निःशस्त्रीकरण की आवाज़ उठाई जा रही है, जो गुट निरपेक्ष देशों की सुरक्षा प्रदान करती है। अधिकतर गुट निरपेक्ष देश विकासशील हैं या अविकसित हैं। सभी अपनी अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह संगठन एक मंच के रूप में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व समृद्धि के लिए
गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिकता है और भविष्य में भी बनी रहेगी। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 1960 के 61 बेलग्रेड में 25 गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, इसमें 25 देश शामिल हुए, परंतु उस समय मानना था कि यह भाई प्रासंगिक था क्योंकि दो गुट थे पूरे विश्व में, अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट थे, परंतु 1991 के बाद एक ही गुट रहेगा अमेरिका, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। परंतु आप देखेंगे कि 2019 में जो अजरबैजान में इसका सम्मेलन हुआ उसमें 120 सदस्य देश शामिल हो गए, तो इसका सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी उपयोगिता है, अभी भी ये उपयोगी है। कई बार ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की उपयोगिता है या नहीं है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रासंगिक है या नहीं है, तो इसकी उपयोगिता भी है गुटनिरपेक्ष की, और ये आज भी प्रासंगिक है, आज भी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत और शीत युद्ध। भारत और शीत युद्ध क्या है? देखिए, गुटनिरपेक्षता के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत सजग और सचेत रूप में अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से अलग रखा, और दूसरे में भारत ने उपनिवेशों के चुगल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों को महाशक्ति के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत के विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, 1946 में अंतिम सरकार बनी और हमारे पंडित नेहरू विदेश मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि भारत ऐसे संघर्ष से दूर रहेगा, मतलब शीत युद्ध से दूर रहेगा, किंतु वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करेगा। पंडित नेहरू ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम युद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं, हम युद्ध व शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व सहयोग में सभी के साथ हैं। हम युद्ध या शीत युद्ध में किसी का साथ नहीं देंगे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में सभी का सहयोग करेंगे, सभी के साथ हैं। तो थैंक्स, ये आपका पहला चैप्टर था जिसके सभी पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझको आप व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। थैंक यू।